हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पीजीटी कॉमर्स में मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं और ये है पार्ट 1। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फीडबैक हमें दें, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूँ अलग अलग सब्जेक्ट के। तो अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके पास लेके आऊँ। आप हमारे लेक्चर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹100। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इस ₹100 में आपको डेली MCQs भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि हर ऑप्शन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे फोकस ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने 1000 1500 क्वेश्चंस लगाए हों लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो। तो आप 200 400 500 ही क्वेश्चंस लगाइए, लेकिन उन क्वेश्चंस में जो भी ऑप्शंस हैं, चारों जो ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में आप समझिए। कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट हो ना हो, कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होता है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे घुमा के आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो फोकस करिएगा इस वीडियो में कि कॉन्सेप्ट समझें। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना है कि इनमें से किसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है। ऑप्शन ए है हेनरी फ्योल, बी है FW टेलर, सी है बर्नार्ड और डी है फ्लेमिंग। मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, लेकिन वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और जो बाकी ऑप्शंस हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हेनरी फ्योल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हेनरी फ्योल जो है वो पैदा हुए थे फ्रांस में इन द ईयर 1841। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। हेनरी फ्योल की एक बहुत ही फेमस बुक भी है जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो बुक थी ये 1916 में लिखी गई थी और ये फेमस है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट के लिए। और हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था और ये जो प्रिंसिपल है वो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है। जो प्रिंसिपल हैं उनको मैंने शॉर्ट फॉर्म बना लिया है, जो है दादू अस आरसी सोई टाई। ये आप शॉर्ट फॉर्म है जिसे आप याद कर सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं डी की। तो डी होता है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कार्यों का बंटवारा। ए होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी है डिसिप्लिन। यू है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट यू है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट एस है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आर है रेम्युनरेशन। सी है सेंट्रलाइजेशन। एस है स्केलर चेन। ओ है ऑर्डर। ई है इक्विटी। टी है टेन्योर या फिर इसको स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी कहते हैं। आई है इनिशिएटिव और ई है एस्पिरेट डिकॉर्प्स। तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं दादू अस आरसी सोई टाई। ये आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे मैंने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं अपने दूसरे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी कॉमर्स, और उन सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको हेनरी फ्योल के बारे में या टेलर के बारे में या इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कार्यों का बंटवारा। इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि एक टीटी है और टीचर है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इसी तरीके से अलग अलग लोग हैं। तो एक डॉक्टर का काम टीटी नहीं कर सकता, एक टीचर का काम दूसरा जो बिजनेसमैन है वो नहीं कर सकता।
तो आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि जिसका काम उसी को साझे। तो डिवीजन ऑफ वर्क भी यही बताता है कि डिवीजन ऑफ वर्क हमें ये बताता है कि जो जिस काम के लिए बना है हमें उसे ही वो काम करवाना चाहिए। जैसे लेबर का काम जो है वो टॉप मैनेजमेंट नहीं कर सकता और टॉप मैनेजमेंट का काम जो है वो लेबर नहीं कर सकता। तो डिवीजन ऑफ वर्क हमें ये बताता है कि हमें कार्यों का बंटवारा कर देना चाहिए और जो भी जिस काम में इंटरेस्ट हो उसे वही काम देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है गिव ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, बीइंग अकाउंटेबल यानी जवाबदेही होना। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, उसे क्लास में 20 बच्चों को संभालना है, तो ये क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर उसके पास ये अथॉरिटी ही ना हो कि वो उसे स्टिक से डरा सके बच्चों को या फिर डांट सके, तो वो क्लास को कैसे मैनेज कर सकता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वो मैनेज कर सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साथ साथ चलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहता है कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके साथ साथ आपको अथॉरिटी भी देना होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना, उसकी रिस्पेक्ट करना। तो ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, अगर कोई भी रूल्स बनाया गया है उनके लिए तो उन्हें उसे मानना होगा और उस रूल का उनको रिस्पेक्ट भी करना होगा। ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हमें ये बताता है कि सभी एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक ही बॉस से या एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सुपीरियर है और बाकी ये सभी क्या हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, और ये सुपीरियर सभी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है। तो यही बताता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कि सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, क्योंकि सपोज कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक से अधिक सुपीरियर या एक से अधिक बॉस होगा तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी बातों को उनको मानना है। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि सभी इंप्लॉयज़ को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। यही है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव कर सकती है। आप सभी जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए कार्य करती है और उस कार्य को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी उसे करना होता है। सपोज कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। हर ग्रुप में सपोज कर लेते हैं कि 5 आपके एम्प्लॉय हैं, 1 2 3 4 5। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि प्रत्येक ग्रुप में यानी ईच ग्रुप में, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इंडिविजुअली हर ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उन सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए, यानी सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इनका ऑब्जेक्टिव अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी मेंबर्स के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सब एक होने चाहिए और इन सभी को सिर्फ सिंगल मैनेजर द्वारा गाइड किया जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट किया जाना चाहिए। और इन सभी का जो भी प्लान होना चाहिए वो सिंगल प्लान होना चाहिए, यानी वन प्लान बनाना चाहिए इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो यही है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सभी मेंबर्स का जो भी गोल है वो एक ही डायरेक्शन में हो, यानी सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर 2 इंटरेस्ट आपस में एक ही टाइम पे आ जाएं तो एक इंडिविजुअल को कौन से इंटरेस्ट को ऑप्ट करना चाहिए। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और दूसरा है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब एक एग्जांपल से इस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो भी डेट है वो आप डेट एज्यूम कर लीजिए। मान लेते हैं कि आज के दिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली और ये मीटिंग अगर सक्सेसफुल होती है तो कंपनी को 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और इसी में आप जो है, मान लेते हैं आपका नाम मिस्टर एक्स है, मुझे आपका नाम पता नहीं इसलिए मैं मिस्टर एक्स यूज़ कर ले रहा हूँ। तो आप हैं मिस्टर एक्स और आज ही के दिन आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, पहला कि आप मैरिज एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट करो और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो और
ऑर्गेनाइजेशन को ये कॉन्ट्रैक्ट ये दिलाओ और कंपनी को 50 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कराओ। तो अगर एक एम्प्लॉय ऐसे सिचुएशन में आता है तो प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ये कहता है कि एक इंडिविजुअल को यानी एक एम्प्लॉय को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, यानी अपने इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन ये कहता है कि सभी एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन या फेयर वेजेस मिलना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि दो एम्प्लॉय हैं और दोनों सेम लेवल पे हैं, ए और बी, ए क्या है मेल है और बी क्या है फीमेल है। अगर दोनों सेम लेवल पे हैं तो दोनों की जो वेजेस है या सैलरी है वो दोनों बराबर होना चाहिए, यानी फेयर वेजेस मिलना चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वो कोई टॉप अथॉरिटी द्वारा लिया जाना चाहिए और जो भी रूटीन डिसीजन है वो डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो उसका एक पैटर्न होगा, एक चेन होगा। कैसे होगा? जो भी ऑर्डर होगा वो टॉप टू बॉटम आएगा, यानी ये बी को ऑर्डर देगा, बी सी को ऑर्डर देगा, सी डी को देगा और इसी तरीके से नीचे ये फ्लो चलता रहेगा। और जो भी रिक्वेस्ट है वो बॉटम टू टॉप जाएगा, यानी क्यू जो है वो डायरेक्ट ए को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, क्यू जो है वो पी को करेगा, पी ओ को करेगा रिक्वेस्ट और ओ एन को करेगा। इसी तरीके से ये चेन चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें ये बताया गया है कि अगर दो पर्सन सेम लेवल पे हैं तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे एफ जो है वो पी से एक ब्रिज के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, जिसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं, जो एक ब्रिज होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्केलर चेन का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन यानी ऑर्डर टॉप टू बॉटम आएगा और जो रिक्वेस्ट है वो बॉटम टू टॉप जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ आदेश से नहीं है, ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें हैं उसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है? चाहे वो मैन हो, मशीन हो, मटेरियल हो, इन सब का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए और इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है कि एक मैनेजर को जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सभी के साथ काइंड और फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैनेजर का कोई खास इंडिविजुअल के साथ या सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशन अच्छा है तो उसके साथ वो ज़्यादा काइंड है और बाकी के साथ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विटी का मतलब है काइंड और फेयर टू ऑल, सभी के साथ समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। तो एक एम्प्लॉय का जो कार्यकाल है वो ज़्यादा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से बहुत जल्दी बाहर आप निकाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब ये है कि एम्प्लॉय का जो कार्यकाल है वो स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनको हमें आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मैनेजर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि उनको भी मौका देना चाहिए आगे बढ़ के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डे कॉर्प्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में शक्ति है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि टीम स्पिरिट के बारे में बात हो रही। जैसे आप क्रिकेट में भी देखते हैं कि 11 प्लेयर मैच खेल रहे होते हैं और सभी एक टीम स्पिरिट के साथ खेलते हैं, यानी कि सभी लोग मिल के टीम को जिताने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी एक टीम की तरह होते हैं और सबको मिल के ही काम करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लकड़ी में जो भी गट्ठर में जो जितने भी लकड़ियाँ हैं उनको तोड़ना आसान नहीं है, यानी वो एक स्ट्रेंथ की तरह है। लेकिन अगर आप किसी एक लकड़ी को तोड़ना चाहें तो आसानी से
तोड़ सकते हैं। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो ये था फ्यूल का 14 प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले टेलर के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे टेलर जो है वो 1856 में पैदा हुए पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में, और उन्होंने 1878 में एक कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था मिडवेल स्टील वर्क्स। हालांकि मैंने टेलर पे पहले एक वीडियो बना लिया है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो पूरा नाम है वो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, और ये पैदा हुए थे पेंसिल्वेनिया, यूएसए इन द ईयर 1856 में, और 1878 में इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की एज अ लेबर। इन्होंने 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की, और जब इन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की तो जब वो लेबर की तरह काम करने जा रहे थे तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि कोई भी काम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं था, यानी साइंटिफिक तरीके से कोई भी काम वहाँ पे नहीं हो रहा था। सारे एम्प्लॉय जाते थे, यानी वर्कर्स जाते थे, उसके बाद वो डिसाइड करते थे कि उनको आज के दिन में क्या क्या करना है। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होते थे। तो इसी चीज़ को लेके आगे चल के उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिडवेल स्टील कंपनी में ये आए तो थे एक लेबर की तरह, लेकिन ये रिटायर हुए चीफ इंजीनियर के रूप में, यानी बहुत प्रोग्रेस इस कंपनी में इन्होंने किया है। तो टेलर से रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे मिडवेल स्टील कंपनी में ये आए तो थे लेबर की तरह, लेकिन चीफ इंजीनियर बन के गए। टेलर को हम फादर ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कहते हैं, इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, कुछ रिसर्च पेपर भी हैं जो आपको याद होना चाहिए। जैसे अपीस रेट सिस्टम, इन्होंने 1895 में एक बुक लिखी अपीस रेट सिस्टम। उसके बाद एक और बुक लिखी शॉप मैनेजमेंट इन द ईयर 1903। इसके बाद ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में। उसके बाद इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में लिखी। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इस साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक में इन्होंने बोला क्या? टेलर का ये मानना था कि किसी भी काम को करने से पहले उसे जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है और उस चीज़ को करने का बेस्ट तरीका क्या है। क्योंकि टेलर का ये मानना था कि हर काम को करने का एक बेस्ट या एक साइंटिफिक तरीका होता है। आगे चल के इसी को उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा। अब इस साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल वो कार्य में कर सकते हैं, वर्क में कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट में कर सकते हैं, सिलेक्शन में कर सकते हैं, ट्रेनिंग में कर सकते हैं वर्कर्स के, यानी बहुत सारे जो एप्लीकेशन इसके रियल लाइफ में हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ रिक्रूटमेंट का। जैसे रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाया जाता है, वहाँ पे एप्लीकेशन लिया जाता है, फिर आपका एग्ज़ाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो एक सिस्टम बना हुआ है, एक साइंटिफिक तरीका है, इसे इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने ये कहा कि इट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ टू बी डन एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। टेलर ने ये कहा कि कौन सा कार्य करना है और उस कार्य को करने का बेस्ट तरीका क्या है, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब बात करते हैं चेस्टर आई बर्नार्ड के बारे में, यानी चेस्टर इरविंग बर्नार्ड की। इनका कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने सिस्टम अप्रोच दिया है थ्योरी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम इन्होंने दिया है, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव दिया है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इन्होंने बताया है, और मेन जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो था एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अब एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी जानने से पहले आपको क्लासिकल अप्रोच जानना होगा अथॉरिटी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटी का मतलब है कि ऑर्डर देना। तो अथॉरिटी होने का मतलब क्या है, तो क्लासिकल अप्रोच में ये बताया गया था कि अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम जाता है, लेकिन चेस्टर बर्नार्ड का ये कहना था कि अथॉरिटी टॉप टू बॉटम नहीं जाता बल्कि बॉटम टू टॉप जाता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लेते हैं कि क्लासिकल अप्रोच ये कहता है कि अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम जाता है, लेकिन बॉटम में जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं अगर वो इस अथॉरिटी को माने ही ना तब तो इस अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए इन्होंने एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी दिया है। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी ये कहता है कि अगर कोई अथॉरिटी है, अगर जो भी वर्कर हैं इस अथॉरिटी को नहीं मानते
तो उस अथॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं। तो इस केस में अगर कोई भी जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो डिसओबीडियंस कर देते हैं अथॉरिटी को, यानी वो उस अथॉरिटी को मानने से मना कर देते हैं, तो इसे इन्होंने डिनायल ऑफ अथॉरिटी कहा है। डिनायल ऑफ अथॉरिटी का है। तो एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी में इन्होंने ये कहा कि जब तक सबऑर्डिनेट्स आपके अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक वो अथॉरिटी किसी काम का नहीं है। तो मैंने आपसे पूछा कि 14 प्रिंसिपल किसने दिया, तो 14 प्रिंसिपल दिया है हेनरी फ्योल ने। टेलर ने दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, चेस्टर बर्नार्ड ने दिया है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, और जो फ्लेमिंग है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमबीओ क्या है, क्या ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, या मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन है, या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एमबीओ होता क्या है। तो एमबीओ का पूरा नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो एमबीओ को समझने से पहले आपको जनरल मैनेजमेंट जानना होगा। जनरल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो टॉप मैनेजमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य होगा ये टॉप अथॉरिटी डिसाइड करती। लेकिन एमबीओ के अंतर्गत क्या होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मिल के ऑर्गेनाइजेशन को जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो सेट करते हैं, और ये 3 लेवल्स पे करते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, दूसरा होता है डिपार्टमेंटल लेवल पे, और तीसरा होता है इंडिविजुअल लेवल पे। तो एमबीओ क्या है? एमबीओ एक टेक्निक है जिसके अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो म्यूचुअली या फिर ज्वाइंटली यानी संयुक्त रूप में सबऑर्डिनेट और सुपीरियर दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा वो सेट करते हैं। क्योंकि एमबीओ ये मानता है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाले तो सबऑर्डिनेट्स ही हैं, तो अगर उन्हें ही नहीं पता होगा कि हम क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं और कितना वो कर सकते हैं, या फिर जो भी वर्कर हैं आखिर काम तो उनको ही करना है। अगर आपने कह दिया कि 5% ग्रोथ करिए प्रोडक्शन का, तो एग्जैक्टली करना तो वर्कर को ही है ना। तो उन्हें ये बात बैठा के बात किया जाता है कि कितना हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करें कि आप कर सकते हैं। तो ये है एमबीओ। 2-3 चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि जैसे एमबीओ का कॉन्सेप्ट दिया है पीटर एफ ड्रकर ने, और इन्होंने 1954 में एक किताब भी लिखी थी जो बहुत फेमस है। बुक का नाम है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हैं पीटर एफ ड्रकर और ये इनकी बुक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, 1954 में लिखी गई थी। तो एमबीओ क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेलर पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ। आपको बताना है कि टेलर ने कौन से आइडिया को लेके आया था। ए ऑप्शन है पर्पसफुल फोरमैनशिप, बी है मोटिवेशनल फोरमैनशिप, सी है फंक्शनल फोरमैनशिप, और डी है सोशल फोरमैनशिप। एक बार देख लेते हैं। तो टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया था। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि एक वर्कर को 8 लोगों से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, यानी फंक्शनल फोरमैनशिप के अंतर्गत टेलर ने ये बताया कि एक वर्कर को 8 सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा। 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट से होंगे, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होंगे। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से हैं, ये आपको नाम पता होना चाहिए। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन ये होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस से ये वर्कर को बताएंगे कि आपको कितना फास्ट काम करना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये बताएंगे कि आपको क्या क्या काम आज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल फोरमैनशिप के अंतर्गत टेलर ने ये बताया कि एक वर्कर को 8 सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा। 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट से होंगे, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होंगे। यही है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो पूछा है कि टेलर ने कौन से आइडिया को लेके आया, तो वो था फंक्शनल फोरमैनशिप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्री रेन लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज। आपको बताना है कि फ्री रेन लीडरशिप को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक, बी है ऑटोक्रेटिक, सी है लेजिस्फियर, डी है ब्यूरोक्रेटिक। एक बार सारे लीडरशिप स्टाइल को जान लेते हैं। सबसे पहले है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंतर्गत जो भी लीडर होता है वो सारे डिसीजन तभी लेता है जब वो सबऑर्डिनेट से कंसल्ट कर लेता है, अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनसे कंसल्ट कर लेता है, तभी डिसीजन लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडर हैं, वो सारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं सभी से कंसल्ट कर रहा है,
तभी डिसीजन ले रहा है। यहाँ पे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सफिशिएंट फ्रीडम दी जाती है ताकि वो अपनी बात को रख सकें। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को हम कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंतर्गत जो भी लीडर होता है वो सारे डिसीजन खुद ही लेता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबऑर्डिनेट से कुछ भी पूछा नहीं जाता है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं लीडर है वो सारे डिसीजन जो है वो खुद ही ले रहा है, सबऑर्डिनेट्स का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी ऑटोक्रेटिक लीडर जो है वो डिक्टेटर टाइप का होता है। नेक्स्ट है फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल को हम परमिसिव या फिर लेजिस फेयर स्टाइल भी कहते हैं। अब यहाँ पे फ्री रेन लीडरशिप के अंतर्गत जो रेन है इसका क्या मतलब, रेन का मतलब होता है लगाम। जिस तरीके से आपने घुड़सवार को लगाम पकड़ते हुए देखा होगा, उसी तरीके से इसके अंतर्गत जो लीडर होता है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या फिर जो भी फॉलोअर्स होते हैं उनको फुल फ्रीडम देता है। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीडम होता है वो अपने जो भी फॉलोअर्स होता है उसको दे देता है, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखता है। जिस तरीके से घुड़सवार जो घोड़े का लगाम होता है वो अपने हाथ में रखता है, वो तब तक घोड़े को फ्री छोड़ देता है जब तक घोड़ा अपने स्ट्रेट लाइन से चलता रहता है। जैसे ही घोड़ा लाइन से भटक जाता है वैसे ही जो घुड़सवार होता है वो लगाम खींच लेता है। उसी तरीके से जो लेजिस फेयर जो स्टाइल है लीडरशिप की, उसके अंतर्गत जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स को जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीडम होता है काम करने के लिए वो दे देता है, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ढंग का काम नहीं कर रहे हैं तो वो लीडरशिप अपने हाथ में रख लेता है। इसे हम फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है उसको दिया है मैक्स वेबर ने इन द ईयर 1947। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि एक लीडर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अथॉरिटी है, वो बनाता है और वही चाहता है कि उसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे सुपीरियर। तो ये है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी एम्प्लॉयज लव वर्क एज प्ले और रेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी थ्योरी ये कहती है कि एम्प्लॉय को काम करना पसंद है। थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड या नन ऑफ दीज। सबसे पहले सारे थ्योरीज को पढ़ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की। तो थ्योरी एक्स और वाई दोनों मोटिवेशनल थ्योरी हैं जिसको दिया है डगलस मैकग्रेगर ने, और दोनों थ्योरी एक दूसरे से अपोजिट हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी एक्स की। तो थ्योरी एक्स ये कहता है कि एम्प्लॉय बाय नेचर काम करना पसंद नहीं करते और वो जनरली अवॉइड करते हैं, जैसे वो अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करते हैं, और ऐसे कंडीशन में एम्प्लॉय से काम कराने के लिए उनको क्लोजली मॉनिटर करना होता है ताकि उनसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। दूसरा है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई थ्योरी एक्स से बिल्कुल अपोजिट है। वो ये कहता है कि एम्प्लॉय बाय नेचर हमेशा काम करना पसंद करते हैं चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, और वो लेजी नहीं होते और हमेशा बिजी विजिबल नहीं होना चाहते, बल्कि वो एक्चुअली काम करना पसंद करते हैं। सिर्फ उनको इतना चाहिए कि इन्वायरमेंट अच्छा हो, यानी कॉग्नियल इन्वायरमेंट अगर हम उनको प्रोवाइड करते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं। थ्योरी एक्स का मतलब ये है कि एम्प्लॉय काम करना नहीं पसंद करते हैं। थ्योरी वाई का मतलब है कि एम्प्लॉय काम करना पसंद करते हैं बाय नेचर। अब बात करते हैं थ्योरी जेड की। तो थ्योरी जेड भी एक मोटिवेशनल थ्योरी है जिसको दिया है विलियम जी आउची ने। 1980 के दौरान जापान की इकॉनमी बूम पे थी और बाकी कंट्रीज़ की इकॉनमी उतनी अच्छी नहीं कर रही थी, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि बाकी कंट्रीज़ की इकॉनमी उतना अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन जापान की इकॉनमी उतनी अच्छी कैसे कर रही है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए विलियम जी आउची, जो कि एक अमेरिकन स्कॉलर थे, वो जापान गए और उन्होंने जापानीज़ मैनेजमेंट सिस्टम को जानने का प्रयास किया और उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस को एक बुक में समेटा, लिखा, जिसका नाम था थ्योरी जेड। ये थ्योरी जेड एक बुक का नाम है। बुक का नाम पूरा है थ्योरी जेड हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। ये बुक 1981 में लिखी गई थी। इस बुक में ये बताया गया था कि कैसे जो जापानीज एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट किया गया, मोटिवेट करने का क्या तरीका था कि कैसे वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये पता चला कि वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनमें लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है कंपनी को लेके। और ये लॉयल्टी क्यों है? क्योंकि कंपनी जो है एम्प्लॉय को जॉब लाइफ टाइम के लिए देती है, यानी वहाँ पे जो टेन्योर है एम्प्लॉयज़ का वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि आप
आज रिक्रूट हुए कल आपको निकाल दिया, ऐसा नहीं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से रिक्रूट हो गए, क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी काफ़ी टफ है, और ऐसा नहीं कि आपको तुरंत प्रमोशन भी मिल जाएगा, वहाँ पे मिनिमम जो है वो 10 साल बाद आपको प्रमोशन मिलता था। तो यहाँ पे थ्योरी जेड ये बताता है कि एम्प्लॉय का जो लॉयल्टी है वो एक मेजर फैक्टर है वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट होने का। तो मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा थ्योरी ये बताता है कि एम्प्लॉय को काम करना पसंद है, तो ऑप्शन ए है थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स ये कहता है कि एम्प्लॉय काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते बाय नेचर। थ्योरी वाई जो है वो ये कहते हैं कि एम्प्लॉय बाय नेचर काम करना पसंद करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वाई थ्योरी। तो ये था प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।